हो गया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद आए हैं। आज से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए आप लोग को वीडियो डेली नहीं दे पाए थे। अब सोचने की कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी लुसेंट से करा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ कराएंगे। कॉपी और पेन लेके बैठना है ताकि सारे ऑप्शन को हम बढ़िया से डील कर सकें। ठीक है, आप लोग को आज से डेली मिलेगा। आज राष्ट्रपति के बारे में हम थ्योरी पढ़ाए थे ना, तो ऑब्जेक्टिव है, उसी को देखते हैं। और क्या, आगे में तो वैकेंसी सब आने वाला ही है। और जैसा भी कुछ आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो मैसेज के थ्रू बताना है। ठीक है, तब चलते हैं, आज का कार्रवाई यहीं से शुरू करते हैं। पेन कहाँ है? आप लोग झा सर को तो जानवे करते हैं, उसी के स्टाइल में आप लोग को साइंस भी बताया जाएगा। रेलवे गुरु झा सर। इतना सा भी सही है क्या? दिख रहा है ठीक से? आइए, पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अपना संविधान जो है दूसरे के देश से मतलब जो जो अच्छा लगता था वो लिया गया है। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रपति का, कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किसमें करना सर्वाधिक उचित होगा? और एग्जाम में तो ये भी होता है कि जो ऑप्शन गलत है और जो लगेगा कि आंसर यही हो सकता है, तो ए नंबर ऑप्शन में वही होगा। सबको 99% स्टूडेंट को 99% स्टूडेंट को आंसर लगेगा क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। आप लोग हड़बड़ाना है, देखो, सिर्फ याद करना है। राष्ट्रपति थ्योरी पढ़ाई नहीं है ना, है ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पढ़ाया है, देखो इसको याद खाली करना है। एक नंबर का आंसर सी हो गया। बीपीएससी 2001 में पूछा है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी में आपसे पूछेगा कि भारत में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? तो आंसर आपका प्रधानमंत्री आएगा। न देखते हो, कोई चीज का फैसला लेना होता है तो प्रधानमंत्री यही लेता है। राष्ट्रपति का नाम किधर आता है? तो उसी तरह भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आ कहेगा वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। इसमें क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। भारत का
भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन देखते हैं क्या सब है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य का प्रधान होगा। भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताए थे उस दिन ना, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। दूसरा नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के बारे में भी आप, अभी प्रधानमंत्री के है? अब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और दूसरा प्रधानमंत्री के बना था? लाल बहादुर शास्त्री। और भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रथम बना था। अब भारत रत्न का नाम सुने हो? भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न पूछेगा भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी था। तो इसका 5 का आंसर हो गया कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें है? अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद, पॉलिटिकल में अनुच्छेद भी पूछेगा। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन में आपसे डाल देगा अनुच्छेद, ऑप्शन में क्या रहेगा लिखा हुआ? तो अनुच्छेद, तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद मतलब 53। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। इस किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 53 में दिया गया है। देखो इसको समझो। कहेगा भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेना, कौन कौन सेना है? तीनों सेना में जल सेना, थल सेना और वायु सेना। थल सेना का दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, उस दिन बोले थे। थल सेना 15 जनवरी। वायु सेना और जल सेना, वायु सेना 8 अक्टूबर। जल सेना 4 दिसंबर। भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का जो कमांड करता है ना, मतलब कमांडर, सुप्रीम कमांडर जो डायरेक्शन लास्ट में या बताने का काम करता है, तो क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? सोचो, अभी ये सवाल किया है, बताओ कौन होता है? राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये तो हो गया था नंबर। ये तो क्वेश्चन हुआ है। कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक योग्यता है? इसको समझाना होगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। सबसे पहली बात है कि योग्यता होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई भी आरए पुलिस का फॉर्म भरते हैं ना, उसमें योग्यता खोजता है कि मैट्रिक पास होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। उसी तरह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? समझो, पहले राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होना चाहिए कि वो पहले भारत का नागरिक हो।
कोई लाभ के पद पे, कोई लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद का मतलब सरकारी नौकरी में ना हो, पागल और दिवालिया नहीं हो, जिसका उसका उम्र 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, जिसका उम्र 35 वर्ष पूरा हो चुका है वही राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, और उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा और विधानसभा के बारे में जानकारी है? लोकसभा जो वहाँ दिल्ली में बैठा है, लोकसभा संसद बैठा है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है। जैसे कि पप्पू यादव कहाँ का लोकसभा सदस्य है? पूर्णिया का। ये सब जो जीता है ना, ये सब बनाता है प्रधानमंत्री को बनाता है। लोकसभा जो करता है प्रधानमंत्री को बनाता है। ये विधानसभा का चुनाव जैसे कि यहाँ गोपालपुर का है, सलेश विधायक सब जो है वो मुख्यमंत्री को चुनता है। ये सब बैठता है पटना में, और पप्पू यादव सब बैठता है दिल्ली में। सबका अलग अलग बैठक है। उसी तरह कहेगा राष्ट्रपति बनने के लिए क्या सब योग्यता, इसके बारे में आर्टिकल दिया गया है 58 में। कहेगा राष्ट्रपति का योग्यता किस अनुच्छेद में है? मतलब अनुच्छेद को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल। तो आपसे आर्टिकल या अनुच्छेद पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता के बारे में जो बताया गया है किस अनुच्छेद में? 58 में। अब पूछेगा बताओ राष्ट्रपति बनने के लिए क्या सब योग्यता, तो पहले बोलोगे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, उम्र 35 साल पूरा कर चुका हो, और वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर आप लोग पांचों बात को समझ चुके हैं तो इसका आंसर अब दीजिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या सब योग्यता, मतलब क्या आवश्यक योग्यता नहीं है? योग्यता जान रहे हो, पांचों को याद करना है, फिर से याद कर लो दिमाग खोल के। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया नहीं हो, 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भारत का नागरिक हो, सही है क्या? वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये सही है क्या? उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, ये सही है क्या? सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, किसी सदन का सदस्य नहीं हो, लोकसभा का योग्यता रखता हो। समझ गए? तो 10 का आंसर डी। 11 बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसमें एक दो चीज और बताएंगे आप लोगों को। इसमें पूछ रहा है क्या भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितना होना चाहिए? जैसे कि हम लोग सरकारी बिहार पुलिस का फॉर्म भरते हैं तो हमारा उम्र 18 साल पूर्ण चाहिए क्या? जैसे दरोगा का फॉर्म भरोगे ना तो उसमें उम्र आपका 21 साल होना चाहिए, तभी आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि बिहार पुलिस में बनने के लिए आपको इंटर पास करना होगा, दरोगा बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। समझे बात को? उसी तरह भारत में जिसका भी चुनाव होता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए मतलब कितना आयु सीमा, उतना उम्र पूर्ण चाहिए। तो हम आपको बता देना चाहेंगे, अभी वोट गिराने अब कितना साल में आप लोग वोट गिराते हैं? 18 साल में। पहले वोट गिराने का उम्र था कितना? 21 साल। 21 साल पहले वोट गिराने का उम्र कितना था? 21 साल। अब कितना है? 18 साल। संशोधन किया, कहेगा कि संशोधन किया, कब संशोधन किया? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जो कि 1989 से पहले जिसका उम्र 21 साल पूरता था वही वोट गिराता था। 1989 के बाद 18 साल किया, जिसका उम्र 18 साल पूरा ना तो वही वोट गिराने लगा। समझ गए बातों को? तो इसका आंसर तो क्या होगा? 35 वर्ष। कहेगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष।
प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। तो अभी 4 क्वेश्चन बताए। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए? 35। उपराष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। कहेगा आपको कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। वोट हम लोग कितना उम्र में गिराते हैं? 18 साल में। 6 क्वेश्चन बताए, 6 याद रख लिए, फिर से रिवाइज करवा देते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अब वोट गिराने के लिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु समझ चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अधिकतम आयु जब तक नहीं मरे तब तक बनते रहिए। सुना है कोई कि अब इसका उम्र, जैसे नीतीश कुमार का, इसका उम्र 70 साल हो गया, 75 साल प्लस का है नीतीश कुमार। सुना है कि अब इसका आयु हो गया, अभी खड़ा नहीं होगा। भारत में जितना भी नेता सब है, क्या नहीं, वो सब नहीं है। हम देखो ना, बता रहे हैं, जितना भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी सदस्य हो, मुखिया हो, वार्ड हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, इसका कोई अधिकतम उम्र सीमा न देखते हो। खटियों पे रहता है था, अब की बार हमको जिता दीजिए। हमको अब ये नीतीश कुमार जो पिछले बार बोल रहे थे, हम लास्ट बार चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, हमको लास्ट बार जिता दीजिए। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए? कोई आयु सीमा तय नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? कोई उम्र सीमा तय नहीं है। समझ चुके ना? कोई भी यहाँ भारत में कोई भी नेता का अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। जब तक ना मरे तब तक आप पद पे रहिए। और जब अमेरिका जाओगे ना, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए बनता है। समझे बात को? और वहाँ जैसे यहाँ का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? क्या वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में कोई भी आदमी 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, नाम सुने होंगे आप लोग। डोनाल्ड ट्रंप एक बार पहले वो बन चुका है और दोबारा वो बना है, अब तिबारा वो खड़ा नहीं होगा। यहाँ तो क्या है, जब तक नहीं मरेंगे तब तक खड़े होंगे। क्या? जब तक नहीं मरेंगे तब तक खड़े होंगे। तो राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है। एक चीज देख लिए, औटी जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको दिमाग में रखते जाना है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? मतलब सोचो थोड़ा सवाल को कि भारत का राष्ट्रपति कितना बार मतलब चुनाव के हो सकता है कि हम कितना बार खड़ा हो सकता है, इसमें भी कोई निर्धारित नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक बार ना। अब ये बताओ इसमें क्या है, भारत का राष्ट्रपति कितना बार चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका चाहे कि क्या है, ये टाइपिंग गलत हो गया, देखते हैं। कितनी भी बार यहां लिखा हुआ है कुर्सी का, तो कितनी भी बार, तो मन चाहे जितना बार भी खड़ा हो सकता है। नहीं देखते हो प्रधानमंत्री गाँव घर में देखते हो, मुखिया 1 मुखिया 5 बार से हारते आ रहा है,
लेकिन तब पर भी वो खड़ा हो रहा है। वही बात है यहाँ भी। एक चीज और यहां समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझिएगा। भारत में जो है चुनाव दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं, प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जो जनता जिसको सीधा वोट देता है, जैसे हम लोग जनता हुए। जनता जिसको डायरेक्ट चुनेगा वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव, और जनता जिसको डायरेक्ट नहीं चुनता है वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या राष्ट्रपति को आप लोग वोट दिए थे? तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? मुखिया का चुनाव कैसे होगा? उप मुखिया का चुनाव? ऑक्सफोर्ड समझ चुके हैं ना आप बातों को। बस जैसे कोई भी सवाल आए तो दिमाग में रिलेटेड करना। अब समझा चुके हैं आपको। जो जनता के द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष चुनाव, जो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है वो प्रत्यक्ष चुनाव। तो दिमाग लगा देना है, जनता किसको किसको चुनता है? विधायक को चुनता है। विधायक का चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होगा। एमपी को चुनता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही लोकसभा का सदस्य, तो उसको क्या चुनता है? प्रत्यक्ष हो गया। जैसे पूछेगा पंचायत समिति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। प्रमुख का चुनाव वो प्रत्यक्ष। प्रमुख को नहीं चुनते हैं हम लोग, पंचायत समिति उसको चुनता है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष समझ चुके हैं ना। अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो हो गया आंसर, एग्जाम में ये सब आता है क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसको जो याद रखना है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या इसका मतलब होता है? क्या जब आगे जब राष्ट्रपति का थोड़ी जब बताएंगे ना, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं होता है कि बक्सा दे दिए और जिसको ज़्यादा वोट मिला वो जीत गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं ये बैलेट पेपर है, राष्ट्रपति के चुनाव में 5 आदमी खड़ा हुआ, तो पांचों बैलेट पेपर में है ना, तुम सबसे पहले किसको पसंद करते हो तो उसमें डालोगे। अब फिर उसके बाद जैसे 5 गो आदमी है, पहले जिसको पसंद किए तो उसको टिक मारे, उसके बाद जिसको पसंद आप करते हो उसके बाद उसमें भी टिक मारना होगा। उसी को कहा जाता है समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको समझाते हैं। जैसे कि ये बैलेट पेपर है ना, 5 गो राष्ट्रपति खड़ा हुआ, मान लेते हैं कि 4 गो राष्ट्रपति खड़ा हुआ, 4 गो राष्ट्रपति खड़ा हुआ, आप सबसे ज्यादा किसको मानते हैं तो पहले उसको वोट दीजिए। अब ई नहीं कि मुखिया सब चुनाव में क्या होता है, हम एकरा वोट देवो तो मुहर मार के बस मोड़ सोड़ के जमा कर देते हो। इसमें वैसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, आप पहले जिसको चाहते हो उसको वोट दो और उसके बाद भी जिसको चाहते हो उसको भी वोट दो। अगर दूसरे नंबर पे मान लेते हैं कि आप इसको सबसे ज़्यादा चाहते हो और फिर आप इसको चाहते हो तो इसको वोट दो। इसके बाद फिर आप किसको चाहते हो कि अगर जो पहले चाहे कि राष्ट्रपति ये बनना चाहिए, अगर जो राष्ट्रपति ये नहीं बना तो ये बनना चाहिए, हम चाह रहे हैं। अगर जो सदस्य रहते हैं, अगर ये नहीं बना तो ये बनना चाहिए, तो इसको भी वोट दो। और तब अगर जो ये नहीं बने तो इसको भी वोट दो। समझ पा रहे हो? सबको वोट देना होता है। तो उसका वो चुनाव का प्रक्रिया होता है, उसी को कहा जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद, समझ पा रहे हो इसको? राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है ना, उसमें विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। अगर जो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, मतलब
राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है वो कहाँ जाएगा? झगड़ा लड़ाई जो होगा वो कहाँ जाएगा? ऑप्शन को देखो, संसदीय समिति, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय। निर्वाचन आयोग तो चुनाव करवाता है, कहेगा राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय। न्यायालय क्या हुआ, समझ पा रहे हो? न्यायालय मतलब जहां कोर्ट फैसला मिलता है आप लोगों को। न देख तो हम दोनों लड़ाई झगड़ा कर लो, लास्ट में जाओगे कहाँ? कोर्ट जाओगे, बेसी करोगे, थाना में जाके केस करोगे तो पुलिस आएगा, आपको पकड़ के ले जाएगा। 24 घंटा के अंदर आप उसको न्यायालय कोर्ट के सामने हाजिर करना है। आप लोग को डरना भी नहीं है, पुलिस से बिल्कुल नहीं डरना है। उसका काम क्या है कि लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है उसको पकड़ो, हाजत में रखो 10-12 घंटा, 24 घंटा के अंदर उसको कोर्ट के सामने पेश करो। पुलिस को मारने का भी अधिकार नहीं है। समझ पा रहे हो? तो न्यायालय क्या गो है? 3 गो न्यायालय होता है। कौन कौन? नहीं, एक का नाम सुने होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एगो जिला में कोर्ट रहता है ना, जो लड़ाई झगड़ा यहाँ होता है। एक का नाम सुने हैं हाई कोर्ट, सुने होंगे जो पटना में रहता है। ये गो नाम सुने होंगे सुप्रीम कोर्ट, जो कहाँ है? दिल्ली में। 3 गो न्यायालय है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जान रहे हो, एक होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होता है ना, वो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। से बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? झारखंड का हाई कोर्ट रांची में है। सबका अपना अपना राजधानी में या कहीं जगह पे हाई कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। पूरा भारत में एक जगह सुप्रीम कोर्ट है, वो भी दिल्ली में है। सबसे नीचे में होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इससे थोड़ा सा ऊपर में न्यायालय होगा हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद कहां देखा जाता है? उच्चतम न्यायालय, इसका इंग्लिश होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहां कहेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होगा तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति हो या क्या हो, उपराष्ट्रपति हो, चुनाव संबंधी विवाद कहां देखा जाएगा? कहां देखा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। आपसे ये सवाल रहे या तो ये सवाल रहे, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद अगर खड़ा होता है तो कहां जाएगा? कौन देखेगा? तो उच्चतम न्यायालय देखेगा। राष्ट्रपति वाला में भी उच्चतम न्यायालय देखेगा और उपराष्ट्रपति वाला में भी उच्चतम न्यायालय देखेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक, अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? अब ये होता है प्रस्तावक और अनुमोदक। एक तरह से समझ लो कि प्रस्तावक और अनुमोदक का मतलब होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। अब मान लेते हैं कि भारत में ऐसा बहुत आदमी है जो कि भारत का नागरिक है, जिसका उम्र 35 साल पूर चुका है, लाभ के पद पे नहीं है, पागल और दिवालिया नहीं है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ऐसा ढेरी आदमी है। क्या सब उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाएगा? सब तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं होगा। तो उसमें वो कंडीशन रख दिया कि ये योग्यता रहने के बाद, राष्ट्रपति का वो जो 5वां योग्यता है, वो योग्यता रहने के बाद उसके बाद ये प्रस्तावक और अनुमोदक। नहीं तो अगर जो इतना योग्यता रहेगा किसी व्यक्ति में तो राष्ट्रपति का चुनाव में खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, प्रस्तावक और अनुमोदक मतलब जो इसको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा ना, वही में वो उसी से प्रस्तावक और अनुमोदक, प्रस्तावक की संख्या 50 और अनुमोदक की संख्या 50, जो वोट देता है
राष्ट्रपति के चुनाव में 3 गो आदमी भाग लेता है। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। तीनों के आदमी वोट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50 गो प्रस्तावक, 50 गो अनुमोदक। कहेगा उपराष्ट्रपति के यही योग्यता, इतना ही योग्यता उपराष्ट्रपति बनने में होता है। आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का बनने के लिए क्या क्या योग्यता होता है, तुम बोल दोगे 35 वर्ष का उम्र पूरा होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और लाभ के पद पे ना हो। राष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 50-50, उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 20-20। समझे दोनों बात? फिर याद कराना जो है मेरे ऊपर छोड़ दो। हमसे अगर लूसेंट पढ़ोगे तो 80% हम मजाक में याद करवा दें। और जो है ना, युद्ध हर हमेशा ताकत के बल पे नहीं लड़ा जाता है, दिमाग से युद्ध लड़ा जाता है, और सारा चीज दिमाग का ही खेल है। अगर जो तुम दिमाग में बैठा लेते हो कि हम ये जंग, ये युद्ध जीतेंगे, तो तुम जीत जाओगे। नहीं तो शरीर में बहुत सारा ताकत रहेगा, मन से हार जाओ, हो हमरा तुम बाजार ही देते, तो नहीं बाजार पाओगे उसको। जो दिमाग में अगर जो तुम जो चीज फिट कर लेते हो दिमाग, देखते हैं हमको सरकारी नौकरी लेने से कौन रोक सकता है, तो कोई रुकावट नहीं जिंदगी में आएगा। अगर तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, बहाना है, पढ़ने के लिए बैठोगे 1000 गो बहाना आएगा, पेट में दर्द करेगा, पैसा खत्म हो जाएगा, ये बुला लेगा, वो बुला लेगा। तो कोई भी काम करो, कोई भी योजना बनाओ तो दिमाग से ही बनाओ। सफल होने के लिए 2 चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सफल होने के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है मेहनत, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, और सही दिशा में डायरेक्शन, मतलब सही दिशा में मेहनत होना चाहिए। विराट कोहली से पूछा कि सर आप इतना महान क्यों बन गया? उसने बोला कि हार्ड वर्क से बढ़कर कुछ नहीं है। सबको आता था, क्रिकेट खेल के ग्राउंड में रेस्ट टूस्ट करता था, मस्ती इंजॉय करता था, तो 12 बजे दिन में उजा करके प्रैक्टिस कर रहा था। समझ गए? विराट कोहली का पिताजी मर गया था, ठीक है, और उसका डेड बॉडी घर में रखा हुआ था, वो क्रिकेट खेल रहा था। आदमी महान ऐसे नहीं बनता है। सफलता के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट रखता है कि आप क्या कर सकते हो। अरे भाई, जो लूसेंट तुम पढ़ सकते हो, ये लूसेंट भारत का कोई भी नागरिक पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता है। जो चीज उसी तरह जो चीज पढ़ सकते हो, तो आप वही चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी लेने के लिए आप क्या रहे हो, क्या समझ पा रहे हो? जैसे कि बिहार पुलिस बनना है, भाई देख सब बात सोच लो, तो हमरा पढ़ना है, क्या हमको पढ़ना है, देख हम मेरा फिजिकल कमजोर है, सबको रहने दो, चलो भाई हम 12 बजे दिन में दौड़ेंगे। कहता है शिक्षा, भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर जो मिडिल परिवार से हो, गरीब फैमिली से हो, ये कलम ही एक ऐसा रास्ता है जो इस गरीबी से निकाल सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समझ पा रहे हो? दूसरा कोई रास्ता हम लोग को इस जर्जर से, गरीबी से दूसरा कोई नहीं जा। दिल्ली पंजाब जाओगे कमाने के लिए, जहाँ कहाँ जाओगे, कितना कमा सकते हो? 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 जाओ ना, जहाँ जाओगे आधा पैसा वहीं रह जाएगा। दिल्ली जाओ, 30,000 कमाते हो, 15,000 वहीं रह जाएगा क्या? और मिडिल परिवार में आते हो, ये कलम ही एक ऐसा क्रांति है जो कि तुमको परिवार से दूर और गरीबी से दूर ला सकता है। और तो कहीं नहीं भाई, बहुत दुनिया देखे हैं क्या, गरीब का गरीबे रह जाओगे।
तो शिक्षा ही एक ऐसा है जो एक गरीब आदमी को भी उठा करके यहाँ तक ला के खड़ा कर देगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए बोलेंगे जो भी काम करना है मन से करो, ना तो छोड़ दो। पढ़ना है तो मन से पढ़ो, हम गारंटी लेते हैं कि नौकरी होगा, हम गारंटी लेते हैं नौकरी होगा। एक में नहीं, साल भर अपने आप को तपा दो, एक में न नौकरी, 5 गो में नौकरी होगा। हम देखे हैं नौकरी कैसा होता है। बस सबसे पहली बात, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लो, अपने तुमको ज्ञान इतना आ जाएगा ना। अगर तुमको आधा बोलेंगे पहाड़ पे चढ़ने के लिए, आधा दूर तक साथ में जाएंगे, आधा दूर में जो तुमको अनुभव मिला, ये अनुभव से तुम यहाँ तक आए, क्या इससे आगे तुम नहीं जा सकते हो अपने से भी। उसी तरह जब लूसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे ना, तुम अपने आप अनुभव बढ़ जाएगा। हमको इतना जी के याद आ चुका है, अपने अनुभव से बताने लोगे कि राष्ट्रपति कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था, भारत में मिट्टी कितना प्रकार का, मतलब अपने सारा चीज नॉलेज आ जाएगा। तो अपने आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओगे। है देखो, इस सवाल बताए हुए हैं ना, एक बार सिर्फ समझने की जरूरी है भाई लोग। बोल रहा है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्यता मांगनी जाती है। मतलब कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता मांगनी, अयोग्यता, योग्यता नहीं है, अयोग्यता मतलब जिसमें जो क्या नहीं होना चाहिए। मतलब समझ पा रहे हो ना कि भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अब बोलो ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका है, तब राष्ट्रपति का पद बनोगे भाई। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता या आहर्त रखता हो, क्या ये सही है? सही है। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, यही अभी बोले थे ना कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है कि लाभ का पद होना चाहिए, यही तो आंसर होगा। क्या नहीं होना चाहिए? लाभ का पद। कोई मास्टर अगर जो चाहेगा हम राष्ट्रपति में खड़ा होंगे, पहले उसको नौकरी से रिजाइन देना होगा, तब ये वो राष्ट्रपति पे। कोई विधायक बनना चाहेगा, अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको नौकरी से पहले रिजाइन देना होगा, तभी वो विधायक के लिए खड़ा हो सकता है। समझ पा रहे हो ना? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखो रे भाई लोग, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। समझ लो, सब आंसर दे सकते हो। अब तो इतना तो समझा चुके हैं, कुछ आ गया होगा दिमाग में पकड़। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। क्या होगा आंसर? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समझ पा रहे हो? प्रत्यक्ष तो होगा नहीं, इसके बारे में जानते नहीं करते हो? प्रत्यक्ष के बारे में जानते हो? बैलेट पे, खुला बैलेट पे तो किसी का वोटे नहीं होता। मुखियों सबका चुनाव किसी का भी देखे होंगे, बैलेट पेपर निकालो, जिसको तुमको वोट देना है मोड़ दो। अकेले में वोट दिया जाता है क्या? ना देखते हो? कोई देखे नहीं कि हम किसको वोट दे रहे हैं क्या? हाँ, वही सब। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसका भी तुम लोग आंसर दे सकते हो चाहोगे तो। आजा भाई। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित के, राष्ट्रपति पद का मतलब चुनाव क्या करवाता है? राष्ट्रपति का चुनाव क्या करवाता है? बोलो ना, गलती देते हैं ऑप्शन के साथ बोलो।
निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग का काम है कि चुनाव ना करवाना देश में, समझे। ये निर्वाचन आयोग जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, विधायक का चुनाव करवाता है, एमपी का चुनाव करवाता है। कहेगा विधायक का चुनाव क्या करवाता है? निर्वाचन आयोग। कहेगा उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या करवाता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव क्या करवाता है? निर्वाचन। समझ चुके हैं ना। ये मुखिया और प्रमुख जिला परिषद सबका चुनाव क्या करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का मतलब है वही है। राज्य आपसे पूछ लेगा ये स्थानीय चुनाव, ये जो अब होने वाला है 2-3 महीनों के बाद, ये मुखिया जिला परिषद सबका चुनाव, इसको कहते हैं स्थानीय चुनाव। क्या कहते हैं? स्थानीय चुनाव। स्थानीय चुनाव क्या करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायक, एमपी सबका चुनाव क्या करवाता है? निर्वाचन आयोग। समझ चुके हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वही आर्टिकल 324 से 329 में। कहेगा संविधान में कुल क्या गो भाग है? 22 गो भाग है। संविधान में क्या गो भाग है? 22 भाग है। संविधान में क्या गो अनुसूची है? 12 गो अनुसूची है। संविधान में क्या गो अनुसूची है? 12 गो अनुसूची है। भाग 22 गो। और सब 22 भाग में अलग अलग चीज का चर्चा दिया गया है। कहेगा निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग नंबर 15। दिमाग खाली यहां रखो, मेरे बातों को सुनो। हम इस सब क्वेश्चन फिर कल करेंगे, अपने मेरे मुंह से निकलते जाएगा। खाली सुनोगे ना ध्यान से, हम याद करवा देंगे। हम रिवाइज देखना ना, साथ रिवाइज। ये सब क्वेश्चन यहाँ पे बताना कोई जरूरी नहीं था, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन याद करवा रहे हैं ना कि निर्वाचन आयोग किस भाग में है? भाग 15। संविधान में कुल क्या गो भाग है? 22 भाग है। संविधान में क्या गो अनुसूची है? 12 गो अनुसूची है। निर्वाचन आयोग के बारे में भी बता दिए कौन कौन चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाता है वो बता दिए, भाग बलाई बता दिए, अनुच्छेद भी बता दिए। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक पद्धति चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? बोलो न सब। राष्ट्रपति में अपनाई जाती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। इसको भी तुम लोग बता सकते हो। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामला किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय। मतलब ये मामला मान लेते हैं कि देखो, कहेगा राष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई मामला या विवाद खड़ा होता है तो कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय। यही दोनों क्वेश्चन करने का मतलब। ये तो बताना होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान किया गया है? तो हम बताए थे ना कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद खड़ा होगा तो कहाँ जाएगा? उच्चतम न्यायालय जाएगा। ठीक है, अब वही चीज पूछ लिया है क्या? किस आर्टिकल के तहत दिया जाएगा? बताइए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किस किया गया है? कौन अनुच्छेद? आप अगर जो पॉलिटिकल पढ़ रहे हो तो उसमें अनुच्छेद तो समझ रखना ही पड़ेगा। एक अनुच्छेद आता है कि क्षमादान का शक्ति किसके पास होता है?
क्षमादान। अगर जो किसी को फांसी का सजा दे दिया गया है, एक ही आदमी है उसको फांसी का सजा भी रोकवा सकता है, राष्ट्रपति। और हम बताएंगे क्षमादान का शक्ति 2 आदमी के पास में है। एक राज्यपाल, राज्यपाल का नाम सुने हो, गवर्नर जिसको बोलते हैं। एक राज्यपाल होता है, एक राष्ट्रपति होता है। इन दोनों को क्षमादान का शक्ति प्राप्त है, लेकिन कुछ कुछ इस दोनों में क्या है, अंतर है। वो अंतर आगे बताएंगे। तो पूछेंगे क्षमादान, ये अब बता दिए कि राष्ट्रपति चुनाव में संबंधी विवाद होगा तो कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय। कहेगा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 71 कहेगा। अब देखो बढ़िया समझ लो, खाली समझ लोगे, किताब भी पढ़ने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। हम बताएं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद होगा तो आप लोग कहाँ जाइएगा, उच्चतम न्यायालय। पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत जाइएगा, अनुच्छेद 71। क्षमादान का शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। किस अभी बोलना है सिर्फ राष्ट्रपति। कहेगा किस अनुच्छेद के तहत, 72। अरे यार 71 में ये चीज लिखा हुआ है, देख लो बढ़िया से। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति का क्षमादान का शक्ति। किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, 72। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी चुनाव विवाद होगा तो कहाँ जाएंगे, उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे, 71। तो अभी आपको हम 2 अनुच्छेद सिखाया, अनुच्छेद 71 और अनुच्छेद, दोनों सीख लिए ना। आगे बढ़ते हैं। इसको भी सीख लीजिए। आप लोग जानते होंगे कि चुनाव मतलब पहले नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के बाद चिन्ह आता है, चिन्ह आने के बाद उसको प्रचार उच्चार करने के लिए टाइम दिया जाता है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों को चुनाव प्रसार हेतु कितना समय दिया जाता है। राष्ट्रपति जब नामांकन दाखिल कर देता है तो कितना दिन तक प्रचार प्रसार कर सकता है, 2 सप्ताह, 14 दिन। कितना दिन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रसार हेतु कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 2 सप्ताह। और मेरे पढ़ाने के बावजूद आप लोग एक बार, आप हमको लगता है जैसे पढ़ा दिए 10 से 5 मिनट में 100 सवाल आप लोग मतलब क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब तो किताब उल्टाओगे ना, जैसे किताब उल्टाओगे क्वेश्चन देखोगे तो आंसर सामने दिखाई देगा। इसको जब तुम अब इसको बनाओगे तो याद करना होगा, आंसर देखना होगा, डायरेक्ट दिमाग में पहुंचेगा 2 सप्ताह। एक बार हम पढ़ाया, एक बार यहाँ जाओगे खाना पीना खा करके नाश्ता करके फिर से तुम देखोगे, तुम लोग किताब देखोगे, ठीक है, यादें हो जाएगा। अब फिर एक बार सोचने लगे तो एक बार और देख लिया, क्लियर। लुसेंट चाट लो बढ़िया से, नौकरी फिक्स के जीएस में न है तो न है बात का भरोसा ना। बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, अब 22,000 फिक्स है आना। लुसेंट को बढ़िया से चाट लो, एक किताब और बता देंगे, फिक्स है रिजल्ट, किसी का हो या ना हो लेकिन तुम्हारा फिक्स है रिजल्ट। लुसेंट से बाहर नहीं है, ढेरी एग्जाम निकाले हैं, लुसेंटे पे निकाले हैं रिजल्ट। इतनों पे दिख रहा है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितना वर्षों के लिए किया जाता है, 5 वर्ष हो गया है। तो यही तो बात है, क्या 5 वर्ष के लिए बनता है। किस अनुच्छेद के तहत, सुनो, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। देखो राष्ट्रपति जो है ना, जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो अपने पद पर 5 वर्षों के लिए चुना जाता है।
कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना हुआ रहता है। तो इसको याद कर लेना, अनुच्छेद 56 अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति में जो जीता आज से वो 5 वर्ष तक रह सकता है। कुछ कारण है, उससे 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसके बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन सी सदस्य शामिल होते हैं? बता दो आंसर, बताए हुए अभी। देखो एमपीपीसी 2023 में पूछा, अभी बताए ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा भाग लेता है। देखो है वो चीज आंसर में लिखा हुआ। बोलो बोलो रे बोलो। क्या ठीक है आंसर? ये हुआ निर्वाचक मंडल। हम आप लोगों को बताए थे राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बताए थे, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए। किसी लाभ के पद पे ना हो, लाभ लगाना बहुत जरूरी है, किसी लाभ के पद पे ना हो। अब इसमें आया है क्या, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा आदमी भाग लेगा, वही उसी के बारे में सवाल है। और इसी में पूछ देगा कि भारत राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है, वही निर्वाचक मंडल में के वोट डालेगा वही शामिल होता है। पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद यह आर्टिकल किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54। अब देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति के में कौन सब चुनाव में कौन सब भाग लेता है। संसद के 3 सदन होते हैं। इस संसद जो है, इस संसद के क्या गो सदन होता है, 3 गो सदन होता है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग, कौन कौन? राष्ट्रपति। इस संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, 70। राज्यसभा का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, लोकसभा का चर्चा 81 में किया गया। इससे सवाल पूछा जाता है। ये जो देखते हो संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। हम बोले थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग लेगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा चुना गया। देखो तो यहां लिखा हुआ है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित हम बार बार बोल रहे हैं ना, निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर से इसको समझाना कोशिश करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है, 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 आदमी भाग लेता है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। संसद के क्या गो अंग, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 79। लोकसभा का 81, राज्यसभा का 80। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब इसमें कहा गया है, अगर आप लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या निर्वाचन में कौन सब आदमी शामिल है और कैसे कैसे निर्वाचन होता है, तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। पढ़ते हैं पहला, सभी राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं
इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता है जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। ये गलत है।